आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, जनजाति वर्ग की आवाज। महिला दिवस के उपलक्ष्य में हमने चर्चा की छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी से, जहां महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्यपाल जी ने महिलाओं को शुभकामना संदेश दिया। वहीं हमसे कई विषयों पर खुलकर चर्चा की, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों में किस तरह से सरकारी योजनाएं चल रही है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता वर्षा यादव और हमारे स्टेट हेड डॉक्टर सुजीत सिंह परिहार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं वर्षा यादव और आप सभी दर्शकों का ट्रैवल न्यूज़ के प्रोग्राम हमारी खास मुलाकात में स्वागत है। आज 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को हम महिलाओं को समर्पित करते हुए उनके मान सम्मान के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं आज देश और दुनिया की तरक्की में हर क्षेत्र को छू रही हैं। बात अगर घर की गृहिणी की हो या फिर राजनीति के क्षेत्र में परचम लहराने की, आज महिलाओं से कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। ट्रैवल न्यूज़ के कार्यक्रम खास मुलाकात में आइए हम बात करते हैं देश प्रदेश की उस शख्सियत के बारे में जिन्होंने मध्य प्रदेश के छोटे से जिले छिंदवाड़ा में के शासकीय महाविद्यालय में अर्थशास्त्र व्याख्याता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी। और इस वक्त हमें राजभवन में हमारे साथ हैं महामहिम राज्यपाल जी। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि एक महिला जो कभी घर की दहलीज लांघ नहीं सकती थी और आज इस पुरुष प्रधान समाज में एक राज्यपाल की पद पर यहाँ तक पहुँची हैं आप, कैसा संभव हुआ यह? आपको इस स्थान तक पहुँचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि महिलाओं को जब भी वो किसी भी क्षेत्र में जाती हैं तो निश्चित रूप से उनके सामने कई चुनौतियां होती है और ये चुनौतियां ही उसके लिए आगे बढ़ने का एक मौका देती है। और मेरे साथ भी इस तरह की चुनौतियां आई। जनरली होता क्या है कि जब पहली से 5वीं 8वीं तक जब हम कोई भी लड़की जब पढ़ती है तो उस समय उसको अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं पता रहता है। और फिर जब 8वीं के बाद धीरे धीरे तो फिर माता पिता और तमाम सारी चीज़ों का ध्यान उसकी ओर जाता है। और माता पिता को सबसे पहले यही होता है कि हमारी लड़की जो है आगे क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगी। समाज और तमाम उनके मानसिक रूप से उनके दृष्टिकोण में उसके प्रति चिंता रहती है। और हमारे समय तो ये स्थिति थी कि उस ज़माने में मतलब करीब 80 के दशक में समझो, जब तो तुम पैदा भी नहीं हुई थी। हाँ, और उस समय की जो मानसिकता थी, महिलाओं को बहुत ज़्यादा चार दीवारी से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता था। और लड़कियों को भी आगे पढ़ाना माँ बाप चाहते ही नहीं थे। और जहाँ जल्दी से अगर वो 15-20 साल के बीच की उम्र हुई कि शादी कर देते थे। तो उस समय का ये जो हुआ कि एक कहना चाहिए कुछ परिस्थितियाँ मेरे सामने आई और उस परिस्थितियों में मैंने एक चैलेंज को भी स्वीकार किया और सोचा कि मुझे आगे पढ़ना है। जब व्यक्ति आगे पढ़ने का तो माँ बाप तो उसमें चाहते ही नहीं थे, लेकिन मेरी जिद और ये जो भी कुछ हुआ तो मैंने तय कर लिया था कि मुझे पढ़ना है। तो फिर उसके बाद आगे मैं, और आपको ये भी बता दें कि जब मेरा तो जीवन जो है ग्रामीण परिवेश में पला पढ़ा पैदा हुई, वहाँ पर 8वीं के बाद तो 9th की क्लास ही नहीं हुआ करती थी। उसके बाद तो लड़कियाँ, और ये सबके लिए मैं कहूँगी आज के परिप्रेक्ष्य में कि उस दशक में
मतलब ये है कि को एजुकेशन हुआ करता था, लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ती थी। जहाँ अगर 100 लड़के हैं तो मुश्किल से 4 या 5 लड़कियां मतलब क्लास में हुआ करती थी। और अब तो परिवर्तन हो गया कि गर्ल्स स्कूल्स, गर्ल्स कॉलेज, और उसमें माता पिता को भेजने में कोई परेशानी नहीं। और उस ज़माने में अगर हम लोग स्कूल में जाते थे तो बॉयज़ के साथ ही मतलब गर्ल्स एक साथ बैठ के पढ़ते थे। तो फिर ये जो सारी परिस्थितियां धीरे धीरे भी चेंज होते गई, और फिर एक शहरी वातावरण में मैं फिर मुझे तो आगे पढ़ना था, तो 9th से मैं अपना शहर में आ गई। और शहर में आने के बाद ये निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश में रहकर पढ़ना और आगे बढ़ने के लिए इस कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि किस तरह से एक वातावरण था, और लोग किस तरह से शहरी वातावरण में बोलचाल से लेकर रहन सहन सारी चीज़ें डिफरेंस होती थी, अलग होती थी। तो उसमें मेरे मन को भी बड़ा एक थोड़ा सा कचोटता था। और क्योंकि उनकी तरह मुझे भी लगता था कि मैं भी काश इसी तरह से सारी तरह से मैं उनके उसमें रहूं, तो मन ही मन मेरे को बड़ी तकलीफ भी हुआ करती थी। तो धीरे धीरे करके एक सहन कर लिया मैंने, और बहुत सारी परिस्थितियां आई। फिर इसके बाद कॉलेज स्टार्ट हुआ, और फिर कॉलेज के बाद आपने कई चुनौतियों का हाँ, सामना और फिर जी कॉलेज में लड़कियों एक मन में आता था कि जब मैं घर से पढ़ने जाती थी तो फादर मदर की डांट, और उसके बाद शाम के बाद जी बाहर नहीं घर निकलना, और restrictions। उसकी डांट पड़ना, और फिर मोहल्ले पड़ोस, ये सब क्या चीज़ों कहेंगे, का क्या सारी इतना चीज़ें? व्यंग्यात्मक और बहुत सारी चीज़ें। जी तो पता नहीं क्यों ये तो जनरली होता है कि यही चीज़ें अगर किसी ने सोच लिया कि हाँ इन लोगों को एक दिन मैं कुछ करके बताऊंगी या बन के बताऊंगी, तो वो मेरे दिमाग में एक चैलेंज सा हुआ। और मैंने सोच लिया कि नहीं, एक दिन मैं अपने मदर फादर या चाहे आस पड़ोस या जो भी है, तो वो धीरे धीरे कई तरीके से मुझे वो पब्लिकली और समाज के क्षेत्र में काम करने का एक इंटरेस्ट भी पैदा हुआ। लड़कियों के लिए कॉलेज में मैं बस चलाया करती थी, उनकी समस्या को देखकर, और फिर बहुत सारे काम उनका इस तरह का, तो एक थोड़ा सा मन में। तो फिर वो कॉलेज में फिर स्टूडेंट लीडर हो गई, कॉलेज का इलेक्शन लड़ लिया, वाइस प्रेसिडेंट बन गई, जॉइंट सेक्रेटरी हो गई, और फिर उसके बाद प्रोफेसर और सारे लोगों में बड़ी लोकप्रियता थी, बहुत वो लोग चाहते थे। और इस बीच में आर्थिक दृष्टि से भी बहुत इतनी स्थिति नहीं थी, तो कहा कि तुम समाज सेवा के साथ साथ कुछ अपना। फिर कॉलेज में मैं लेक्चरर हो गई, पहली बार नया कॉलेज था स्टार्ट में जो है। तो ये 3 साल तक पढ़ाया, तो जो मन में रहता था सेवा करने का भाव जो मुझ में जागा, तो लोगों की गांव में भी उनकी समस्या जाती थी, सुनती थी, फिर शहर में आना जाना मैं करती थी। तो इस तरह का लोगों के प्रति मेरे लिए जो है लोगों का एक भाव हुआ कि नहीं, ये हमारे लिए कुछ मददगार हो सकती। फिर इस बीच में टाइम आ गया राजनीति क्षेत्र का, इलेक्शन का, तो चुनाव लड़ ली, विधायक बन गई मतलब और मंत्री। हाँ, तो ये जो चीज़ें हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर जीवन से चुनौतियों से किसी को डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, और चुनौती बनकर उसको चैलेंज मानकर और आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। तभी वो महिला जीवन में आगे बढ़ेगी, और अगर वो डर जाए तो फिर वो जीवन में कुछ नहीं कर सकती। चुनौतियों का सामना तो हर क्षेत्र में करना पड़ता है। बिना चुनौतियों का सामना किए आप किसी भी मुकाम को हासिल नहीं कर सकते। जैसा कि आपने सुना हमारी राज्यपाल जी से कि शुरू से ही कई ऐसी चुनौतियों का सामना किया, और आज छत्तीसगढ़ प्रदेश के पहले प्रथम नागरिक राज्यपाल पद पर आसीन है। तो इसी के साथ राज्यपाल जी, मेरा आपसे दूसरा प्रश्न ये है, चूँकि आपने एक ऐसे छोटे से जिले से अपनी शुरुआत की है जहाँ पर महिलाओं को घर से निकलने की लगभग मनाही होती है। ऐसे में ना केवल आपका घर से निकलना, नौकरी करना, और नौकरी के बाद राजनीति में आना, और राजनीति के बाद आपका इस सर्वोच्च
पद पर पहुंचना निसंदेह उपलब्धियों पूर्ण रहा है। ऐसे में क्या कोई महिला आपकी आइडल रही है या आइडल हैं? देखिए, निश्चित रूप से महिलाओं के लिए एक आइडियल भी उसके जीवन में बहुत परिवर्तन लाती है। अब उस समय ऐसी ऐसी महिलाएं मतलब देश के लिए, राष्ट्र के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी। हम जब इतिहास में पढ़ते थे कि कैसी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो इतिहास रहा है, रानी दुर्गावती की बात की जो ट्राइबल एक लेडी थी, और कितना मंडला ज़िले की जो है, कैसे उन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए थे और आंदोलन किया और मुग़लों के साथ लड़ाई लड़ी। और ऐसे ही फिर उसके बाद ऐसी बहुत सारी क्रांतिकारी महिलाएं भी हुई समाज में। और फिर इसके बाद पॉलिटिकल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में मैं अगर बात करूं तो ऐसी, अब समाज सेवा के क्षेत्र में देखें तो मदर टेरेसा का भी नाम आता है। हाँ, और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री हुई हैं। अब प्रशासनिक सेवा में हम देखें तो किरण बेदी का भी आता है। और बहुत सारी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं आगे आई और इस लोकसभा अध्यक्ष बनी हमारी श्रद्धेय सुमित्रा ताई जी, जो लोकसभा अध्यक्ष भी रही हैं, और सुषमा स्वराज, है ना। और हम अगर इसमें देखा जाए तो आपका एयरफोर्स से लेकर आर्मी तक, मतलब महिलाएं नहीं उस समय भी, तो जो संघर्ष उनके जीवन का भी रहा, तो मैं इस तरह की महिलाओं के बारे में भी मतलब पढ़ा करती थी, तो उनके जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा भी। और ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक महिला के बारे में, लेकिन हाँ ये ज़रूर था कि किस तरह से ये महिलाएं, ऐसी तो बहुत सारी गिनती करूँगी तो उसके बारे में बताना मुश्किल है, जिस तरीके से आगे बढ़ने का और जो कुछ चुनौतियां होती हैं, मैंने कहा ना कि वही चुनौतियां उसे जीवन में कुछ करने के लिए प्रेरित करती है। और आइडियल तो देखा जाए तो यही सब चीज़ें जो जिन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है वही मेरे लिए आइडियल है। एक एक किस किस का नाम बताऊंगी मैं, है? ये भी अपनी जगह परिवार, समाज और प्रदेश और देश, ये जीवन में तो सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग माना जाता है कि परिवार भी महिलाओं से ही बनता है। और समाज जो है महिलाओं के प्रति जो चार दीवारी में पहले मतलब चाहते थे कि समाज महिलाओं को, पहले की जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही अलग था कि वो चार दीवारी में ही रहे, महिला परिवार के साथ ही रहे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे समाज का भी नज़रिया बदला और महिलाओं का भी मतलब सोच और उनकी कल्पना बदली। और जैसे जैसे समय के साथ बीतते गया, अब उस ज़माने में जो राजनीति के क्षेत्र में कहिए या सामाजिक क्षेत्र में या प्रशासनिक क्षेत्र में कहिए या विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, क्योंकि महिला को, ये माता पिता को समाज का सबसे बड़ा डर रहता था कि समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, हाँ, किस तरीके से बातें होंगी। तो वो उससे बाहर निकलना एक बड़ा चुनौती भी थी। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से प्रशासन, शासन और के द्वारा महिलाओं के लिए स्पेशल कुछ इस तरह का राज्यों ने उनके लिए नई नई योजना बनाई, नए नए कानून का प्रावधान किया, उनको आरक्षण, नगर पालिका हो या पंचायत हो, जिला पंचायत या इस तरह का राजनीति के क्षेत्र में भी, तो उनको ये मौका मिलने लगा। नहीं तो अगर ये प्रावधान नहीं होते तो वो आज प्रदेश या राष्ट्र के लिए सामने नहीं आती सेवा के रूप में। तो ये सारी व्यवस्था ने ही महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी। आज के परिवेश में, आज जिस तरीके का माहौल है, उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी इसे लेकर?
जब मैं राष्ट्रीय महिला आयोग में सदस्य के रूप में नियुक्त हुई थी, तो ये मेरे लिए एक बड़ा ही सुखद अनुभव भी था और चैलेंज भी था। जी। और एक मन में एक भय भी था कि एक राष्ट्रीय स्तर पर ये दायित्व मुझे मिली है और वहाँ पर किस तरह से महिलाओं के लिए ये जो आयोग जी। बनाया हुआ, गठन किया गया था, इसके पीछे क्या उद्देश्य था। तो निश्चित रूप से उसमें जाकर मैंने देखा कि ये महिलाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ उन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और उनका सशक्तिकरण और वो जीवन में किस तरह से आगे बढ़े, इस सभी उद्देश्य को लेकर ये प्लेटफार्म मतलब ये आयोग का गठन किया गया था, जिसमें हम लोग 5 सदस्य और एक चेयरमैन। और तब मैंने महसूस किया कि आज भी महिलाएं देश भर में, हमने जब विजिट किया तो देखा कि महिलाओं की आर्थिक स्थिति कैसी है, किन किन परिस्थितियों से वो जूझती हैं, किस तरह से उनको परिवार में, समाज में और उनको प्रताड़ना होती है और उनका साथ शोषण होता है। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो दहेज प्रताड़ना के कारण सुसाइड कर लेती थी। जी, जी। हाँ, परिवार के लोग उसको किस तरह का अत्याचार करते थे। तो और कई ऐसी छोटी बच्चियों के साथ रेप होता था, लड़कियों के साथ स्कूलों में भी वो जाने से छेड़छाड़ का मामला, ऐसे बहुत सारे चीज़ों की हमारे सामने आयोग में शिकायतें आते गई, लोग आते गए अपने। तो तब मैंने सोचा कि वास्तव में इन सारी चीज़ों के कारण भी है एक अज्ञानता और जागरूकता का ना होना। ये महत्वपूर्ण चीज़ है महिलाओं का, जो उस समय उनको ये भी नहीं पता था कि कानून हमारे लिए बना हुआ है, हमारे क्या कानून है, क्या प्रावधान है कि अगर दहेज प्रताड़ना में अगर किसी हमको हमारे साथ अगर किसी तरह का अन्याय अत्याचार परिवार के लोग करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। जी। तो इसके लिए भी एक सज़ा का बहुत बड़ा दंड है कि 498 के अंतर्गत कोई भी इस तरह का व्यक्ति किसी महिला के साथ दहेज प्रताड़ना करते हैं परिवार के लोग, तो सीधे उसको सज़ा का दंड मिलता है। और भी कई अनेक ऐसे। तो हम लोगों ने ये भी कोशिश किया कि सबसे पहले तो जब तक ये अपने अधिकार को नहीं समझेंगी तब तक इन तमाम परिस्थितियों से वो चुनौती या सामना नहीं कर सकती। तो हमने इसके लिए भी पूरे देश भर में एक महिला जागरूकता का, कानूनी जागरूकता का एक अभियान चलाया और जिसके कारण महिलाओं को, अधिकांश महिलाओं को इसके बारे में ज्ञान की प्राप्ति हुई और काफ़ी हद तक महिलाओं को, चूँकि आयोग एक न्यायालय भी उनके लिए था कि अगर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, थाने में रिपोर्ट नहीं दर्ज होती है तो वो कहाँ जाए। तो महिला आयोग में आकर हम लोग उनकी सुनवाई करते थे और उसे न्याय दिलाते थे। और साथ साथ कई ऐसे विषय थे जो हम लोग अध्ययन भी करते थे कि देश में, विशेष तौर पर जैसे मैंने ट्राइबल महिलाओं के लिए अध्ययन किया था, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूरे देश भर में भी महिलाओं की जो ट्राइबल वुमेन है, हर प्रदेश की उसकी भौगोलिक स्थितियां के अनुसार उसकी क्या समस्या है और केंद्र सरकार या राज्य सरकार उसके लिए सशक्तिकरण की दिशा में योजना तो बनाती है, क्या उस दिशा में वो इतनी सशक्त हुई है, क्या उसको ये लाभ मिल पाता है। तो उसके सारे विषयों को लेकर मैंने अध्ययन किया था और देश भर में मैंने 6 रीजनल वर्कशॉप के माध्यम से उनकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य और ये सारे विषयों को लेकर मैंने देश भर में 6 एक नेशनल सेमिनार करके और उसका एक रिपोर्ट बना के मैंने भारत सरकार, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, उनको सौंपी थी।
तो उन्होंने उस, देखिए ये रिपोर्ट हम जितनी भी होती हैं समय समय पर, बहुत सारा विषय है, मैं आपको बताऊंगी तो वो बहुत बड़ा समय लगेगा। जो महिलाओं की जो बराबरी को लेकर है, अक्सर देखा जाता है कहीं ना कहीं, तो इसको लेकर आप के क्या विचार हैं मैम? अब हाउस वाइफ का जो है जी अब ये ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में ही ये बनकर रह गई है। जी अब काफ़ी समय के साथ बहुत परिवर्तन आ गया है जी और हाउस वाइफ और समाज में और परिवार में भी मानसिकता में परिवर्तन आया है कि अब सास ससुर से लेके माता पिता और हस्बैंड भी ये चाहते हैं कि ये केवल हाउस वाइफ बन के ना रहे। जी अगर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है तो उसके लिए भी वो परिवार और के साथ साथ अपना जो एक उसका इंटरेस्ट है उसके अनुसार वो काम करे, जी कोई ना कोई बिजनेस करे या जॉब में जाए, जॉब में करे। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है कि महिला का एक हमारे भारत में महिलाओं को एक सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता है, उसे बोला जाता है। और वो भाव जो है पुरुषों का, देखिए एक बात बताए ना कि महिलाओं के प्रति वो हमेशा ये चाहते हैं कि वो हमारे नीचे ही रहे। तो ठीक है, वो उनको नीचे, बात ये है कि महिला और पुरुष में शक्तियों में कोई कमी नहीं है जी एक नज़रिए सोचने का। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं समाज में जो हम अपनी स्वयं की परिवार की बहन हो या पत्नी हो या बेटी हो, उनको अब आगे बढ़ाना चाहते हैं किसी न किसी क्षेत्र में। तो निश्चित रूप से वो नज़रिया बदला है। और आज देखिए कि आज लड़की बहुत सारे क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में हो या प्रशासनिक क्षेत्र में हो या राजनीतिक क्षेत्र में, इतनी बड़ी संख्या में, और प्राइवेट उसमें भी बहुत काम कर रही हैं लड़कियां और महिलाएं भी जो है। और मगर ये चीज़ों को नज़रिया भी महिलाओं को बदलना होगा, क्योंकि उनकी सोच ये रहती है कि महिलाएं कमज़ोर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पुरुषों से भी ज़्यादा बहुत अच्छा काम करती हैं। तो वो ये सब चीज़ों का अब कंसेप्ट अब ख़त्म हो गया है हाउस वाइफ का। और चाहे वो ग्रामीण परिवेश में भी रहें तो बहुत सारी महिलाएं अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी सब बाहर निकल कर काम कर रही हैं। और महिलाएं भी, ग्रामीण और ट्राइबल महिलाएं तो अपने पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिला के, चाहे खेत हो या मजदूरी हो या किसी भी फील्ड में, साथ में काम करती है। तो निश्चित रूप से आज जो है धीरे धीरे ये सब बहुत कुछ बदल गया है। अब हाउस वाइफ कोई भी नहीं रहना चाहती है, सब सामने पुरुषों के साथ मिलकर। अब महिलाएं महिलाएं जो हैं वो सशक्त होकर आगे आ रही हैं और इस पर अपने क्षेत्र में काम कर रही हैं। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे हमारा जो महिला दिवस के रूप उपलक्ष्य में, और जब बात आती है लीडरशिप की, तो लीडरशिप की हम जब बात करते हैं, और अभी हमने आपसे ही सुना कि जब आप स्कूल में रहीं तो आपने हमेशा लीडरशिप में आगे रही हैं। वहीं राजनीति में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के पद में रहकर कई राज्यों को तरक्की की ओर आगे लेकर गई हैं। तो ऐसे में आपका क्या विचार है, क्या महिलाओं को लीडरशिप पूरी तरह से सौंप देना चाहिए? नहीं, महिलाओं को क्या लीडरशिप, महिला का लीडरशिप सौंप देना चाहिए नहीं है। ये तो स्वयं महिलाओं की अपनी खुद की एक क्षमता होनी चाहिए कि इस पद में वो किस तरह का अपना दायित्व का निर्वहन कर सके। केवल महिला को सौंप देना चाहिए बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री के पद में महिला को इतना मतलब भेज देंगे, आज के परिप्रेक्ष्य में संभव नहीं होता है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हुई है जो मुख्यमंत्री पद पे रहकर भी एक अच्छा काम भी किया है, पहुंची है अपने दम पर भी। और वो भी अपने दम पे क्या, ये भी एक सारे लोगों का उनको सहयोग मिला
और समाज ने उनको इस तरह का मौका दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला पार्षद बन रही हैं, नगर पंचायत की अध्यक्ष बन रही हैं, ग्राम पंचायत की अध्यक्ष बन रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वह घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित हैं, बाहर नहीं जा पा रही हैं। लेकिन उनके पति उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है और इसे लेकर आप क्या कहेंगी? शुरू में जब इसका महिलाओं का 33% जब आया था तो पहली बार वो महिलाओं को मौका मिला सरपंच बनने के लिए, जिला पंचायत में, नगर पालिका में, पार्षद, महापौर। अब निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें उसके लिए पहले महिलाओं को आगे आने के लिए ये मौका मिलता ही नहीं था और उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं पार्षद बन जाऊंगी या विधायक बन जाऊंगी, आपका जिला पंचायत में सरपंच बन जाऊंगी या महापौर बन जाऊंगी या नगर पालिका अध्यक्ष बन जाऊंगी। तो ये जब उस समय उसको ये जरूर चुनौतियां थी। तो उनके पति जो है हमेशा ही उनके साथ में रहकर और सारा संचालन वो किया करते थे। तो धीरे धीरे जब उनको ये समझ में आने लगी कि हाँ क्या होता है सरपंच की जिम्मेदारी का दायित्व और नगर पालिका अध्यक्ष का या पार्षद का या सरपंच का, तो फिर उन्होंने उस चीज़ को समझा जाना। और आपने देखा होगा कि अब तो महिलाओं को ये पूरा कंसेप्ट ही परिवर्तन हो गया और सरकार के द्वारा भी जो व्यवस्था पहले थी कि तो अब तो मीटिंगों में भी उनके पति को नहीं आने दिया जाता और बड़े कुशलता के साथ अब महिलाएं अपना सरपंच हो या नगर पालिका है पुरुषों से अच्छे कुशलता के साथ वो काम कर रही है और ईमानदारी के साथ। सबसे महिलाओं में एक बड़ी चीज होती है कि वो ईमानदार होती है, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ और समर्पण होकर काम करती है। और कई महिलाओं को जिला पंचायत की अध्यक्ष हो, सरपंच हो और भी इन महिलाओं को अवार्ड भी मिला हुआ है। तो ये सारे नज़रिया बहुत परिवर्तन हो गया महिलाओं को। अब वो पति और कोई भी व्यक्ति अब उनको नहीं चला सकता। देश के कई राज्यों में इस समय आदिवासी समाज हैं और कई ऐसी जनजातियां हैं जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं। इन जनजातियों को बचाने के लिए आप किस तरह का प्रयास कर रही हैं और भविष्य में इनके लिए क्या आप करने के लिए आपने मतलब कुछ योजनाएं आपने तैयार की हैं? देखिए, ये तो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जहाँ जहाँ पूरे देश भर में हर ट्राइबल की समूह जो है, अलग अलग जनजातियाँ बहुत सारी देश में, और कुछ ऐसी भी जनजातियाँ जो विलुप्त हो रही है। उत्तराखंड का अगर देखा जाए तो वो एक पूरा राजी जनजाति है। यहाँ पर हम जो देखें को बेगा जनजाति तो है, उसके साथ साथ पहाड़ी कोरबा भी है और भी इधर आबूझमाड़ और ये तमाम सारी चीज़ों के लिए। तो सरकार इनके लिए निश्चित रूप से इनको विलुप्त ना हो, सरकार कई तरह की सुविधाएं शासन प्रशासन की तरफ से दिया जाता है और उनके लिए किसी भी तरह से उनको कैसे बचाया जा सकते हैं तो उस दिशा में सरकार अपनी स्टेटों में प्रयास कर रही है। और अभी भी यहाँ पर जैसे कि पहाड़ी कोरबा जो है और जो राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र मानते हैं, पहाड़ी कोरबा ही, हाँ वो है, तो वो लोग भी मेरे से मिलने के लिए आए थे। तो उनको भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो उनको उनके बच्चों के लिए नौकरी है और उनके लिए किसी न किसी तरह का रोजगार की व्यवस्था है, शिक्षा है, ये तमाम सारी चीज़ों का प्रशासन शासन की ओर से उनके लिए दिया जा रहा है। और जहाँ कुछ कमी है, मेरे पास अगर कोई इस तरह की शिकायत या कोई ऐसा आता है तो उसका मैं ध्यान समय समय पर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करती हूँ और इस पर मैंने बहुत काम भी किया, अध्ययन भी किया है। और निश्चित रूप से इन जनजातियों का एक अपना जो है कुछ ही अब ऐसे जैसे अंडमान निकोबार में 6 प्रिमिटिव ट्राइब है, अति पिछड़ी जनजातियां हैं। इनमें भी बहुत बड़ी कुछ संख्याओं में, कभी 200 है, 500 है, 1000 है ना। तो वहाँ पर भी ये जो जनजातियां हैं तो उनके लिए भी सरकार ने कई तरह से इसके लिए प्रावधान किए हैं। मैं तो इस समय राज्यपाल के पद पर हूँ और मेरी कोशिश होगी कि ये पूरा
समय समय पर तो मैं एसटी कमीशन की जी वाइस प्रेसिडेंट भी रही, उपाध्यक्ष रही, और अभी राज्य सरकार के द्वारा जो है जो भी कुछ होता है नीतिगत मामले में सरकार का ध्यान आकर्षित, और सरकार को भी इस बारे में निश्चित रूप से ध्यान जाता है और वो प्रयास भी कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी मैम, मैं आपसे इसी से जुड़ा एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगी। छत्तीसगढ़ में सुपरबेड़ा में आपने दौरा किया और वहाँ जाकर जो आपने प्रयास किया, हस्तक्षेप किया, निसंदेह वह सराहनीय है। और उस परिस्थितियों में आज कितना बदलाव हुआ है, और वो जो उसको लेकर आपने जो काम किया है वो निसंदेह सराहनीय है, और उसे समाज को क्या संदेश जाता है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सुपेबेड़ा में मैंने कोई काम नहीं किया है। जी मुझे हाँ, मैंने दौरा किया, निश्चित रूप से उनकी बहुत ही विकट समस्या थी और काफ़ी 10-15 साल से वो लोग जूझ रहे थे। मेरा ध्यान मेरे पास आया वहाँ के संबंध में, और मैंने प्रशासन शासन से इसकी ओर उन समस्या का ध्यान आकर्षित किया था, और शासन ने उसको तत्काल में संज्ञान में लेकर, और मैं तो कहूँगी स्वास्थ्य मंत्री जी को तो इस बारे में मैं बधाई भी देना चाहती हूँ, टीएस सिंहदेव जी को, कि वो मेरे साथ जाकर और उन्होंने तत्काल में जो उनकी समस्या थी वहाँ पर जो पानी को लेकर, और वो जो वहाँ से शुद्ध पानी के लिए पाइपलाइन जो वहाँ से नदी से लाकर लाने के लिए, डायलिसिस मशीन की, डॉक्टर की, और फिल्टर प्लांट का, और करीब उन्होंने काफ़ी कुछ रुपए उसी दौरान स्वीकृत भी कर दिया और काम भी शुरू हो गया था। लेकिन कुछ समय के बाद ये कोविड के कारण वो कुछ पेयजल की समस्या सामने आई और उनको दिक्कत हुई है। लेकिन किसी भी चीज़ के लिए समय लगता है, और उनके लिए निःशुल्क की व्यवस्था करवाई स्वास्थ्य मंत्री जी ने, और कहा कि भाई ब्लड बैंक से भी अगर जो ब्लड की ज़रूरत होगी, जिस पे किडनी के कारण करीब 200 लोगों की डेथ हो गई थी और भी लोग कई बीमार हैं, तो उन्होंने कहा निःशुल्क इलाज करने की बात हुई है और लोगों का निःशुल्क इलाज भी हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद ये समस्या का समाधान हो जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। इन दिनों महिलाओं के साथ लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है दिन ब दिन, और वहीं देखा जा रहा है कि नाबालिग बेटियों के साथ होने वाली जो यौन हिंसा में फांसी के प्रावधान है, उसके बाद भी इसे रोका जाना संभव नहीं है। इसे क्या भविष्य में कोई रोकथाम इसको लेकर किया जा सकता है? इसके रोकथाम के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए कि बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार में अंकुश लग सके? ऐसा है कि ये सारी चीज़ों के लिए कानून में तो बहुत कड़ा प्रावधान किया गया जी और उसके बाद मतलब पूरे देश भर में देखें तो इस पे काफ़ी कुछ ऐसे ही मामले आ रहे हैं। महिलाओं से संबंधित बच्चियों के साथ रेप की घटना और उनके साथ कई तरह के इस तरह के प्रताड़ने के मामले आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये तमाम सारी चीज़ें रोकने के लिए कानून तो बने हैं, उसके बावजूद भी ये अपराध हो रहे हैं। तो हमें ये चाहिए कि समाज को केवल महिलाओं की सुरक्षा के बारे में ही सब कुछ सोचे, ऐसा संभव नहीं है। वो शुरू से भी अपने बच्चों को और विशेष तौर पर लड़कों को भी उनको ऐसी ट्रेनिंग दे, ऐसी शिक्षा दे कि वो इस प्रवृत्ति में ना करे, क्योंकि जो भी घटना होती है, जो भी रेप होता है, तो वो तो मतलब लड़कों से ही होता है इस तरह की घटना, और जो भी छेड़खानी और महिलाओं असुरक्षित अपने आप को, तो साथ साथ में बच्चियों को भी अपनी सुरक्षा के बारे में और कानून के बारे में और कैसे रहना, किस तरह से अपनी सुरक्षा करना, उसी तरह से लड़कों को भी। क्या होता है कि हम केवल लड़कियों को ही समझाइश देते हैं, लड़कों को ज़्यादा कुछ नहीं बोलते घर में, परिवार में। तो उनकी भी मानसिकता को परिवर्तन करना भी जिम्मेदारी माँ बाप की होती है कि अगर इस तरह के अपराध करने से तुम्हारा भविष्य क्या हो सकता है, कानून तुमको किस तरह की सज़ा दे सकती है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। तो निश्चित रूप से, और जो आज के परिप्रेक्ष्य में माँ बाप को भी चाहिए कि जिस तरीके से आज सोशल मीडिया और तमाम इस तरह के वो जो मोबाइल के माध्यम से जो है ऐप और ये तमाम हो रहे हैं, इन सब चीज़ों से दूर रखें, क्योंकि ये भी एक विकृत मानसिकता पैदा होती है उससे लड़कों में, और इस तरह के अपराध करने के लिए मजबूर होते हैं। तो ये सब चीज़ों को, और अपनी खुद की सुरक्षा। एक बात बताएं, आज जितनी भी महिलाएं हैं
किसी भी क्षेत्र में आई है, अगर ये पता लग जाएगी कि ये इसका किस तरह का पर्सनालिटी है, उसका कैसा व्यक्तित्व है, उसकी हिम्मत नहीं होगी उसके पास जाने की। तो अपने आप को इतना सशक्त बना लो कि लोग सोचें कि, और वो निश्चित रूप, क्योंकि महिला एकदम मतलब उसको इस तरह से, तो वो जिस दिन डर जाती है तो उसी के साथ ही अपराध होता है, और जो डरती नहीं है और ऊपर से मुकाबला करती है ना, तो सारा ठीक कर देती है। और कई लड़कियां ने ऐसा किया भी है। तो इसके लिए शासन के ऊपर तरफ से कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, जागरूकता की जा रही है, और ये शुरू से ही उसके अंदर का ये कॉन्फिडेंस उसको डेवलप किया जाए कि कैसी भी परिस्थिति आए उसका मुकाबला वो कैसे कर सकती है। और इसके लिए सरकार के द्वारा कई और सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि, और दूसरी बात यह है कि जिस तरह के जो अपराध हो रहे हैं वो भी, उसका भी कारण है कि समय पर सज़ा नहीं मिल पाती है। अगर उनको सज़ा समय पे मिल जाए और ऐसे लोगों को एक सार्वजनिक जो है बहिष्कार हो जाए, तो लोगों को एक मैसेज जाता है कि हाँ, ऐसे अपराध करने वालों का किस तरह का पनिशमेंट हो रहा है। अब जैसे रेप करने वाले, इनको तो सार्वजनिक में कहती थी, पहले भी कहती थी कि इनको तो चौगड्डे पर इनको फांसी लगानी चाहिए। मैं आपसे बस, ये मेरा आपसे अंतिम सवाल है मैम, कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी महिला सशक्तिकरण को लेकर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मैं पूरे महिला समाज को यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को इतना सशक्त बना लो कि जीवन में तुम्हारे सामने किसी भी प्रकार की चुनौती आए उससे तुम मुकाबला कर सकती हो, और एक समाज को एक नई दिशा भी दे सकती हो, और आगे निश्चित रूप से तुम सफल हो सकती हो। यही मेरा एक संदेश है। जी, तो ये थी हमारे साथ छत्तीसगढ़ की महामहिम राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके जी, जिन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कई अन्य बातों को हमसे शेयर किया। आपने देखा कि किस तरह से अनुसुईया उइके जी, जो कि राज्यपाल है छत्तीसगढ़ की, उन्होंने कई विषय पर हमसे खुलकर चर्चा की। सरकारी योजनाएं किस तरह से छत्तीसगढ़ में कार्य कर रही है जनजातीय वर्ग के लिए, इस पर भी उन्होंने चर्चा की। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए ट्राइबल न्यूज। आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज, हमेशा सच के साथ।